Hello students, welcome to online classes for quantum mechanics. This is lecture 14 and second lecture of unit 2 application of quantum mechanics. तो हम इस यूनिट के अंदर जो एप्लीकेशन कर रहे हैं बच्चों, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने की थी पार्टिकल इन ए बॉक्स, आज हम करेंगे पोटेंशियल स्टेप और अगले लेक्चर में हम करेंगे पोटेंशियल बैरियर एंड नेक्स्ट में हम करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो इन एप्लीकेशंस का क्या फिजिकल रेलेवेंस है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो पार्टिकल इन ए बॉक्स के अंदर एक मेथडोलॉजी भी डेवलप की थी कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे क्वांटम मैकेनिकली एनालाइज करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो क्या था बच्चों, सिंपल हमने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिया था. उस प्रॉब्लम के लिए पोटेंशियल की फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑटोमेटिक आ जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे ही आज हम करेंगे, सेम वही चीज़ है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों. मैथमेटिक्स काफ़ी इजी है, यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना कि प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है. अब आप ये देखिए प्रॉब्लम आपकी क्या है, वन डायमेंशनल स्टेप पोटेंशियल. अब इस केस में देखो आपको पता है कि स्टेप, जैसे स्टेप है ना, ये आप ये देखो यहाँ पे हम एक बार करते हैं, ये आपका स्टेप का फॉर्म है नहीं, जहाँ पे सपोज इट इज एट x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x लेस देन 0 एंड दिस इज x ग्रेटर देन 0. अब ये स्टेप है आपका स्टेप. आप देखो ना, स्टेप्स तो हम जो स्टेयर्स के स्टेप्स हैं वो हम हर रोज चढ़ते उतरते हैं ना बच्चों, सेम वही स्टेप्स हैं, बस फर्क यहाँ पे क्या कि हम सिंगल स्टेप लेंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन इस स्टेप्स पे आएगा, अगर वो इस तरफ आएगा तो कैसा फील करेगा. हमारी फीलिंग्स के बारे में तो हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कैसा फील करेगा, तो उसको मैथमेटिकली निकालेंगे स्क्रॉडिंजर इक्वेशन की हेल्प से कि अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ क्या होगा. क्लियर. तो यहाँ पे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल्स के साथ एक वेव एसोसिएटेड है. क्लियर है ना बच्चों. अगर वेव एसोसिएटेड है तो वहां पे हम क्या लेंगे, वेव फंक्शन की फॉर्म में लेंगे कि इन पार्टिकल्स के साथ कोई वेव फंक्शन भी एसोसिएटेड है. तो अगर वेव फंक्शन आएगा तो उस पार्टिकल के हम फ्लक्स को निकालेंगे, यानी वहां पे हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी लेंगे. और ये हमने लास्ट क्लास में किया था. क्या था आपका, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल फ्लक्स. पार्टिकल फ्लक्स, ठीक है. और वो क्या था आपका, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, और उसकी एक्सप्रेशन क्या थी, आयोटा एच क्रॉस बाय 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई. कुछ याद हो बच्चों, एक्सप्रेशन हमने किया था लास्ट क्लास में. क्लियर. अब यहां पे इस प्रॉब्लम के अंदर हम इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे, देखो आपका इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से आएगा. देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जब आएगा तो उसकी एक एनर्जी भी होगी. अब यहां दो पॉसिबिलिटी है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, कि वेदर द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दिस हाइट. सपोज दिस हाइट इज v0, सपोज दिस हाइट ऑफ पोटेंशियल इज v0. अगर वो e जो है v0 से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, देखो ना, अगर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट, सपोज इज द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हैविंग द मास m एंड एनर्जी e, इफ दिस e इज ग्रेटर देन v0 देन व्हाट हैपन्स, वो हम करेंगे कि कितना फ्लक्स आएगा, कितना रिफ्लेक्ट होगा, कितना ट्रांसमिट होके चला जाएगा, और उसी की रेशियो होती है आपकी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट. किस केस के लिए करेंगे, व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन v0. एक और आपका केस क्या है, व्हेन दिस एनर्जी इज लेस देन v0 देन व्हाट हैपन्स. तो ये हम करेंगे सेकंड केस के लिए. ठीक है बच्चों, तो हम ये केस स्टार्ट करते हैं, फॉर एनर्जी इज ग्रेटर देन v0. तो इसके लिए हम पहले पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं बच्चों. यहां पे तो जो आपका पोटेंशियल है Vx, ये ऑलरेडी स्टेप की फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे, दिस Vx इज 0 फॉर x इज लेस देन 0. क्या है, क्लियर है बच्चों, यानी x आपका लेस देन 0 है तो Vx की वैल्यू 0 है. तो इस रीजन का हम नाम दे देते, सपोज इट इज अ फर्स्ट रीजन. ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो x0 है दो रीजन्स को डिवाइड कर रहा है, ये फर्स्ट रीजन और ये आपका क्या है, सेकंड रीजन.
ठीक है, अगर ये फर्स्ट रीजन है बच्चों तो यहाँ पे एक अलग वेव फंक्शन भी होगा, अगर ये सेकंड रीजन है तो यहाँ पे अलग वेव फंक्शन भी होगा। चलो अब ये हो गया आपका व्हेन x इज लेस देन 0 vx इज 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये देखो x इज ग्रेटर देन 0 तो वहां पे आपका क्या होगा, देन योर पोटेंशियल वुड बी v नॉट। तो इस पोटेंशियल के लिए अब लिखो बच्चों स्क्रोडिंजर इक्वेशन। स्क्रोडिंजर इक्वेशन की मैं डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि पिछली बार हमने वो कर ली थी। वो आपकी क्या है बच्चों को अब याद ही है, वो d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्क्रोडिंजर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ये सब बच्चों को पता ही है अभी, ये तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ दो रीजन है, ठीक है, रीजन 1 रीजन 2। सपोज द वेव फंक्शन इन दिस रीजन 1 इज साई 1 एंड सपोज द वेव फंक्शन इन दिस रीजन 2 इज साई 2। क्लियर। अब हम लिखते हैं दोनों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर रीजन 1 फॉर फर्स्ट रीजन, फॉर फर्स्ट रीजन। तो ये फर्स्ट रीजन के लिए क्या लिखोगे आप, लिखो क्या होगा वेव फंक्शन यहाँ पे d2 साई 1 बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी। वेल आपका पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल इन दिस रीजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल नहीं है, देखो पोटेंशियल आपका 0 है। सो e साई इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। अब देखो ये लास्ट में भी हमने किया था, ये जो आपका कांस्टेंट है 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको रख सकते हैं कांस्टेंट में भाई k1 स्क्वायर। सो योर k1 स्क्वायर मे बी रिटन एज 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, d2 साई 1 बाई dx स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी साई 1। ठीक है बच्चों, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, आपको पता है इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं भाई। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2, इसके सॉल्यूशन बताओ भाई मुझे, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 3, इसके सॉल्यूशन बताओ बच्चों। सॉल्यूशन वुड बी साइन ऑफ k1x कोसाइन ऑफ k1x। यहां पे एक और सॉल्यूशन हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ इमेजिनरी। नहीं यहाँ पे क्या देखो एक्सपोनेंशियल, देखो राइट डाउन द सॉल्यूशन साई 1 क्या होंगे, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट आएंगे a। अब यहाँ पे हम साइन कोसाइन की बजाय एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, e आयोटा k1x। ये देखो ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, e आयोटा k1x। कैसे पुट करो बच्चों, इसमें डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, आयोटा k1 आयोटा आयोटा माइनस k1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर कैंसिल होकर आपका 0 बच जाएंगे। सो इट मे बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विद द कांस्टेंट। क्लियर बच्चों, प्लस अनदर कांस्टेंट e माइनस आयोटा k1x। आप देखिए माइनस भी कैसे हो सकता है, माइनस आयोटा k1x माइनस आयोटा k1x माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर से -1 k1 स्क्वायर आ गया तो प्लस k1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो दिस मे बी ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों, सो दिस इज यूर इक्वेशन नंबर 3। अब ये साई 1 आ गया, साई 1 किसके अंदर, रीजन 1 के अंदर। सो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव फंक्शन, टू पार्ट्स, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ये क्लियर है बच्चों। अब ये देखो ये पार्ट क्या डिनोट कर रहा है, समथिंग इज ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो ये है ना, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा आपका, यानी दिस इज द इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द इंसिडेंट वेव फंक्शन, साई इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव फंक्शन। क्लियर बच्चों। तो सेम इसको हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन, देयर में भी है रिफ्लेक्शन, हालांकि चाहे वो इससे ऊपर है बच्चों, देयर में भी है रिफ्लेक्शन। तो उस केस में यहां पे क्या होगा, साई रिफ्लेक्टेड। क्लियर। तो ये हमने क्या लिख दिया, साई रिफ्लेक्टेड बच्चों। ओके, अब ये आ गया साई 1। अब आप लगाओ देखो बच्चों फॉर रीजन 2, रीजन 2 के लिए हम लिखे यहां पे फॉर रीजन 2, रीजन 2 के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखो, d2 साई 2 बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर, एनर्जी E माइनस पोटेंशियल आपका क्या है भाई सेकेंड रीजन में V नॉट साई 2 इज इक्वल टू 0।
क्लियर बच्चों? फिर दोबारा वही कर दो, दिस एंटायर कांस्टेंट बिकॉज वी नॉट इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर दिस रीजन, ई इज अ कांस्टेंट, मे बी रिटन एज अ k2 स्क्वायर। अब k2 स्क्वायर में वैल्यू रख दो, यहां पे हम रख देते k2 स्क्वायर, k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस वी नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इट इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? अब ये देखो इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम, d2 psi 2 बाय dx स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर psi 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन लिखो बच्चों, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? वही सेम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन psi 2 मे बी ए न्यू कांस्टेंट e iota k2x, अनदर कांस्टेंट d माइनस iota k2x। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट रीजन में है, ये आपका सेकंड रीजन में है। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसके पार्ट्स को हम फर्दर वो इंटरप्रेट करें तो ये देखो, इट इज द वेव ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव, तो आपका क्या होगा? ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन, ट्रांसमिटेड, सो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। और ये आपका क्या है? वेव ट्रेवलिंग अलोंग द माइनस एक्स डायरेक्शन। अब माइनस एक्स डायरेक्शन में तो यहां से कोई वेव जा ही नहीं सकती वापस बच्चों, तो इस केस के लिए क्या होगा? सो फॉर दैट दिस d मस्ट गो टू 0। अगर d 0 होगा तो आपका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? psi 2 इज इक्वल टू c e रेज टू द पावर iota k2x। ठीक है बच्चों, हमने बस अलग अलग रीजंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। अब आ जाओ देखो बच्चे कि इसके इंपॉर्टेंट स्टेप पे। वो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? देखो इंपॉर्टेंट स्टेप है व्हाट हैपेंस एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो आपका वेव फंक्शन इस तरफ psi 1 है, वेव फंक्शन इस तरफ psi 2 है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एट द बाउंड्री psi मस्ट बी कंटिन्यूअस, इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। कुछ याद है बच्चों आपको? मींस एट द बाउंड्री एट x इज इक्वल टू 0 psi 1 मस्ट बी इक्वल टू psi 2 एंड द डेरिवेटिव ऑफ psi 1 मस्ट बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ psi 2। बस वही बाउंड्री कंडीशन हमें यहां पे लगानी है, तो यहां लगाओ ऑन अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन। तो यहां पे लगाओ बच्चों ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है भाई? एट x इज इक्वल टू 0 psi 1 मस्ट बी इक्वल टू psi 2। क्लियर? अब रखो इसमें भाई psi 1 में 0 पुट करो, पहले x इज इक्वल टू 0। देखो e रेज टू बी पावर 0 क्या हो गया? a प्लस b रेज टू बी पावर 0 क्या होगा? b इज इक्वल टू psi 2। psi 2 कहां से आएगा? psi 2 इस इक्वेशन से आएगा। इस इक्वेशन को नाम रख दो इक्वेशन नंबर 5 वहां हो चुका है 6। इक्वेशन नंबर 6 से रखो, इक्वेशन नंबर 6 से psi 2 की वैल्यू रखो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 में क्या हो गया? c इज इक्वल टू, ठीक है। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 7। अनदर बाउंड्री कंडीशन क्या है बच्चों? एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 डेरिवेटिव ऑफ psi 1 मस्ट बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ psi 2। देखो इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मोमेंटम भी क्वांटिटी है, यहाँ पे मोमेंटम भी कंटिन्यूस होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब करो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, एक्सपोनेंशियल का आप डेरिवेटिव करोगे, एक तो सेम टर्म रह जाएगी, आयोटा k1 a, ठीक है बच्चों, आयोटा k1 a, और इसके अंदर आप 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 1, तो वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्लस अब इसका करो माइनस आयोटा k1 b, अब एक्सपोनेंशियल x किस गया? 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, वो भी नहीं लिखेंगे हम, इज इक्वल टू, अब करो इसके अंदर भाई इसका डिफरेंशियल करो, आयोटा k2 c e रेज टू बी पावर x किस गया? 0 पुट करो, वो भी हट जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपका। तो एक इक्वेशन आ गई, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों, a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, आयोटा k1 कॉमन ले जाओ, उस तरफ ले जाओ, आयोटा कैंसिल, सो a माइनस बी इज इक्वल टू, ये आपका क्या बचा? a माइनस बी इज इक्वल टू k2 बाई k1 c। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8।
अब 7 8 से सॉल्व करो बच्चों, ए और बी की वैल्यू निकालो। देखो ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 7 + 8 करो पहले, 7 + 8 ऑन एडिंग टू इक्वेशंस, देन ए बी प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो 2a 2 को इस तरफ ले जाओ, इस तरफ आपका क्या आया, c कॉमन ले लो, c/2, और ये क्या आ गया आपका 1 + k2/k1। ठीक है बच्चों, क्लियर, मैंने ऐड किया, बस ऐड करते आपका ये आ गया। अब नेक्स्ट करो, b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू कैसे आएगी, 7 - 8 करो। अब 7 - 8 7 - 8 किया तो क्या, b प्लस b, a माइनस a कैंसिल, तो 2b आ गया, 2 को उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे क्या आया, c को कॉमन ले लो, c/2 आ गया आपका, तो माइनस किया तो ये क्या आएगा, 1 - k2/k1। ठीक है, ये आपका 8 9 नंबर इक्वेशन, 10 नंबर इक्वेशन। हाँ, अब 9 और 10 में आप देखेंगे कि ए और बी के रिलेशंस आपस के आ चुके हैं। अब हमें इनका यूज क्या होगा, देखो यूज देखो, यहाँ पे निकालना क्या, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा बच्चों तो कुछ उसका एक वेव फंक्शन तो है ही, और अगर वेव फंक्शन भी होगा तो उसके साथ कुछ प्रोबेबिलिटी भी चलेगी, अगर प्रोबेबिलिटी चलेगी तो एक प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी होगी ना, हमें वही निकालना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगी, तो यानी जे निकालना आपका। सो जे इंसिडेंट यानी कितना फ्लक्स आया, यानी कितना जे इंसिडेंट आया बच्चों, तो जे इंसिडेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम JINC इज इक्वल टू, अब रखो भाई जे का रिलेशन आपको पता ही, आयोटा H×/2m। अब देखो बच्चों ये इंसिडेंट वेव फंक्शन है, तो इंसिडेंट वेव फंक्शन को यहां पे रखो, इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या आपका AE/k1x, क्लियर। फिर हमें उसका लेना, देखो डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द वेव फंक्शन। अब डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, अगर ये 1 डायमेंशनल है तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा H×2m डेल 1 डायमेंशनल के लिए क्या होगा, बस डेल d/dx ऑफ साई स्टार माइनस साई स्टार d/dx ऑफ साई, क्लियर। बस रिलेशन आपका यही बच जाएगा ना 1 डायमेंशनल के लिए। तो अब रखो इसमें d साई स्टार, इसका साई स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो, a स्टार, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव कर दो बच्चों, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दूं मैं, डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या, आयोटा k1 इंटू a e⁻, सॉरी स्टार करोगे तो माइनस आ जाएगा ना, सो माइनस आयोटा k1 ए तो आ चुका है, e⁻, माइनस आयोटा k1x, ठीक है भाई। अब माइनस, नेक्स्ट लिखो साई स्टार करो, इसका साई स्टार एज इट इज a स्टार e⁻, माइनस आयोटा k1x, ठीक है। उसका डेरिवेटिव लो, अब इसका डेरिवेटिव लो, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, a इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का किया तो आपने क्या आया, आयोटा k1 e⁻, आयोटा k1x। देखो बच्चों बस हमने जे यानी जे इंसिडेंट निकालने के लिए साई इंसिडेंट रखा है हमने बस इसके अंदर, ठीक है। तो आपका ये आ गया, अब इसको फर्दर सॉल्व करो, देखो जे इंसिडेंट इज इक्वल टू आयोटा H×/2m a स्टार, ये क्या होगा आपका मोड स्क्वायर, ठीक है, ए मोड स्क्वायर माइनस आयोटा k1 प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर से बच्चों दोनों ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के 1 रह जाएगा आपका। फिर आया माइनस a स्टार ए मोड स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपका आया आयोटा k1 और माइनस प्लस दोनों कैंसिल होके 0 रह जाएंगे बच्चों आपकी, ठीक है। अब इसमें फिर कॉमन ले लो, कॉमन क्या आपका फिर देखो आयोटा k1 कॉमन है, आयोटा माइनस हो गया आपका माइनस H×, ठीक है, k1 भी कॉमन है, a मोड स्क्वायर भी कॉमन है, डिवाइड/2m, अंदर क्या बचा आपका -1 -2 हो गया आपका -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका बचा क्या ये H×k1/m मोड ऑफ a स्क्वायर,
ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लियर लिख लेते हैं क्योंकि बार बार हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो जे इंसिडेंट, अब जे इंसिडेंट आपका क्या आया, H क्रॉस K1 बाई M मोड ऑफ A स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को बच्चों? देखो चेक कर लो, ये बिल्कुल सही है, रिलेशन हमारा सही आया बच्चों। ठीक है, जैसे हमने जे इंसिडेंट निकाला है ऐसे ही हम जे रिफ्लेक्टेड निकालेंगे, ऐसे ही हम जे ट्रांसमिटेड निकालेंगे। अब एक बात बताओ, वेव फंक्शन तो सेम ही है बच्चों, सिर्फ यहाँ माइनस का फर्क है लेकिन यहाँ प्लस है, तो जो जे ट्रांसमिटेड है वो तो सेम ही आ जाएगा, सिर्फ एक का सी चेंज हो जाएगा आपका, यानी जे ट्रांसमिटेड हम लिखें डायरेक्ट जे ट्रांसमिटेड क्या होगा आपका, H क्रॉस क्या हो जाएगा, वहां पे K2 है, वहां K2 बाई M इंटू और कांस्टेंट क्या है C मोड स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चों इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? इक्वेशन नंबर भी लिख लेते हैं। अब हमने कहाँ तक आए, 10 इक्वेशन तक आए। सपोज इट यूर 11 इक्वेशन नंबर एंड दिस इज 12 इक्वेशन नंबर। हाँ, आप निकालो बच्चों जे रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू, निकालो भाई, इसका डेरिवेटिव करो। देखो आयोटा H क्रॉस बाई 2M, अब डायरेक्ट करो आप, साई स्टार बी मोड स्क्वायर हो गया भाई, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, अब डेरिवेटिव किया आपने, स्टार का डेरिवेटिव किया, स्टार में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो आयोटा K1 आएगा बाहर, आयोटा K1। ठीक है, आयोटा K1 आकर बाकी दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी बच्चों। क्लियर है ना? क्योंकि एक पे प्लस था एक पे माइनस था, तो कैंसिल, जैसे पीछे हुई थी आपकी माइनस। अब आ जाओ नेक्स्ट साई स्टार बी, ऑटोमेटिकली बी मोड स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, बी मोड स्क्वायर आते ही अब क्या है, इसी का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, माइनस आयोटा K1, बाकी वो दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी आपकी। अब इसको फर्दर सॉल्व करो। अब देखो इससे क्या है आपका, आप ले लो बच्चे, देखो बी स्क्वायर आयोटा K1 आयोटा माइनस हो गया आपका माइनस। ठीक है, K1 भी कॉमन आ चुका आपका, K1 H क्रॉस है ही आपका, तो बी मोड स्क्वायर है डिवाइड बाय 2M, तो अंदर आपका क्या बचा 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल, तो आपका क्या बचा बच्चों, देखो यहाँ पे आपका आया H क्रॉस K1 बी मोड स्क्वायर डिवाइड बाई M। ठीक है, तो इसको साइड में हम लिख देते हैं बच्चों। सो जे रिफ्लेक्टेड माइनस H क्रॉस K1 बाई M mod of B square, suppose it is equation number 13। अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, अभी हमें निकालनी क्या है, हमें निकालने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या, देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ reflected current density to the magnitude of incident current density। ठीक है, यानी यहां से अगर हम अगर हम R लिखें R, तो R का क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड, यानी जे इंसिडेंट जे रिफ्लेक्टेड टू द जे इंसिडेंट। ये देखो ना, यानी कितना जे आया था कितना रिफ्लेक्ट हो गया, उन दोनों की जो रेशियो है वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ऐसे आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, T में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी, वहां पे आ जाएगा ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी, तो वहां पे क्या आएगा, जे ट्रांसमिटेड टू जे इंसिडेंट। ये देखो बच्चों, इनमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, ये ट्रांसमिशन, यानी कितनी रेशियो रिफ्लेक्टेड हुई, कितनी रेशियो ट्रांसमिटेड हुई, बस यही। और किसकी हुई ट्रांसमिटेड, करंट डेंसिटी की ना भाई। रिफ्लेक्शन देखो ना, करंट डेंसिटी कितना जे आया था
कितना रिफ्लेक्ट हो गया, कितना जे आया था, कितना ट्रांसमिट हो गया, तो उन्हीं की रेशो आएंगी आर एन टी, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने रह गए बच्चों। ठीक है, तो अब इससे अब हम देखो, अब हम इसमें बस ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू सी और बी की टर्म्स में, ए की टर्म्स में आएंगी, रिलेशन हमारे पास है ही, तब ऑटोमेटिक ये वैल्यू आ जाएंगी। अब मैं ये साफ कर देता हूं बच्चों, वेव फंक्शंस की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, तो अब ये नीचे का हम साफ कर देते हैं। ठीक है, 13 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 14, इक्वेशन नंबर 15। ठीक है बच्चों, अब आर और टी में वैल्यू पुट कर दो। ये बताओ आर क्या आएगा, आर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू जे रिफ्लेक्टेड, क्या आपका जे रिफ्लेक्टेड ये है, इसका मोड ले लिया तो माइनस चला गया, एच क्रॉस के वन बाई एम वन बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई जे इंसिडेंट ये है एच क्रॉस के वन बाई एम मोड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल, तो आपका क्या बचा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, बी को ए की टर्म्स में देखो, बी की जगह ये रखो, ए की जगह ये रखो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो सी बाई टू स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या आपका, अंदर का ही बच गया ना, 1 माइनस के टू बाई के वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर में क्या आया, 1 प्लस के टू बाई के वन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो ऊपर से हमने सिर्फ 8 9 10 से वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब ये देखो k1 माइनस के टू स्क्वायर, k1 स्क्वायर, k1 यहाँ पे भी ऐसे आएगा, डिवाइड बाय k1 प्लस के टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये k1 स्क्वायर यहाँ से k1 स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो आपका ये देखो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ये आ गया, k1 माइनस के टू बाई k1 प्लस के टू का होल स्क्वायर। ये देखो k1 माइनस के टू डिवाइड बाय k1 प्लस के टू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकालो, टी जे ट्रांसमिटेड आपका एच क्रॉस के टू बाई एम मॉड ऑफ सी स्क्वायर डिवाइड बाय जे इंसिडेंट ये है एच क्रॉस के वन बाई एम ए स्क्वायर। ठीक है, देखो ये रख दिया वैल्यू यहाँ पे, एच क्रॉस कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो आपका क्या बचा, वैल्यू भी पुट कर दो बच्चों, के टू बाई के वन, सी की वैल्यू पुट कर दो, अब सी तो सी की जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू ये है। ठीक है, क्या है, सी स्क्वायर बाई 4 1 प्लस के टू बाई के वन स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब यहां पे करो क्या होगा, देखो ये k1 प्लस के टू, k1 यहां से बाहर ले आओ बच्चों। ठीक है, ये 4 है, 4 ऊपर चला गया, 4k2 डिवाइड बाय k1। अब ये देखो k1 प्लस के टू स्क्वायर, k1 स्क्वायर यहां पे आ गया, k1 से k1 कैंसिल है, k1 ऊपर चला गया बच्चों। ठीक है ना, तो आपका देखो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या बचा, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट वुड बी 4k1 k2 बाय k1 प्लस k2 स्क्वायर। कितना फ्लक्स रिफ्लेक्ट हुआ, कितना फ्लक्स ट्रांसमिट हुआ, दोनों का जो सम है भाई, दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, देखो ये बच्चों प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहां पे आप देखेंगे r प्लस टी इज इक्वल टू, अब यहां पे आप देखो इनको दोनों को सम करे बच्चे, k1 माइनस के टू स्क्वायर डिवाइड बाय k1 प्लस के टू, तो कॉमन k1 प्लस के टू कॉमन ले लो बच्चों, k1 के टू स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा आपका k1 माइनस के टू स्क्वायर प्लस 4k1 k2, यही बच गया ना। ठीक है, ऊपर करो एक बार, ओपन कर दो, k1 प्लस के टू स्क्वायर, k1 स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर माइनस 2k1 k2 प्लस 4k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 स्क्वायर k1 प्लस के टू स्क्वायर। अब ये देखो ये 4k1 k2 है माइनस 2k1 k2, तो क्या होगा, प्लस 2k1 k2। ठीक है, और ये क्या होगा आपका k1 प्लस के टू स्क्वायर, तो अगर ये k1 प्लस के टू स्क्वायर है,
K1 प्लस K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया, आपका 1 बच गया ना। सो R प्लस टी इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। हाँ देखो बच्चों, हमने क्या निकाला है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकाला है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकाला है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, R रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू K1 माइनस K2 स्क्वायर, K1 माइनस K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 स्क्वायर, ठीक है। और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आपका क्या है, 4K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 स्क्वायर एंड R प्लस टी इज इक्वल टू 1। ये आ चुका है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो बच्चों इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा हुआ, आप भी नोट कर लो इस बात को। देखो आपके पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आ चुके हैं, लेकिन एक चीज देखो बच्चों, R और T की वैल्यू हमेशा 1 तो है, लेकिन अगर हम रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट को अलग अलग प्लॉट करें, देखो यहाँ पे प्लॉट मैंने दिखा रखे हैं, जैसे K2/1 की रेशियो को हम प्लॉट करते हैं, ये देखो जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है K2/1 K1 ले रहे हो, यानी K2 की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या होगा, आपका कुछ वैल्यू होगी ना, K1 स्क्वायर बाय K1 स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 से चलेगी, स्टार्टिंग में 1 से चलेगी। 0 कहाँ पे होगी, जब K1 K2 आपके सेम हो जाएंगे बच्चों, जैसे ही सेम हो जाएंगे उस टाइम पे रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, उस टाइम पे आपका ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो समेशन है वो बच्चों हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये नेचर है देखो रिफ्लेक्शन कर्व की, ऐसे ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका ये ट्रांसमिशन कर्व की नेचर है। अब इनसे आया क्या, एक चीज देखो बच्चों, अब आपको एक बार समझना होगा क्लासिकल व्यू क्या है। क्लासिकली देखो, बिफोर क्वांटम मैकेनिक्स आप कहेंगे जी हमने इतनी सारी इक्वेशंस की, क्या सिर्फ R&T निकालने के लिए, क्या वही मैथमेटिकल था? नहीं, इंपॉर्टेंट है बच्चों डिस्कशन जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो देखो एक बार यहां पे आप देखो क्लासिकल व्यू, देखो आप क्लासिकल व्यू देखो, क्लासिकल व्यू क्या कहता है कि अगर आपका स्टेप है, देखो ये आपका स्टेप है जिसकी हाइट आपकी क्या है, V0 है, इफ द एनर्जी इज ग्रेटर देन V0, देखो अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी V0 से, तो वो यहां से आएगा ना, वो यहां से आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, निकल जाएगा वो। तो मुझे बताओ यहां रिफ्लेक्शन की बात कहां है बच्चों, कि आपका स्टेप साइज ये है, अगर मान लो हम हवा में हैं, हमारी एनर्जी ज्यादा है, तो हम हवा में आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो निकल गए ना, तो यहां कोई रिफ्लेक्शन हुआ क्या? कोई रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ बच्चों, तो रिफ्लेक्शन 0 आना चाहिए ना। सो क्लासिकली इन दिस केस रिफ्लेक्शन मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन यहां पे क्या है आपका, अब यहां देखो आप, जैसे देखो ठीक है, पोटेंशियल आपका है V0 है, अगर आप V0 को कम करते जाओ, जैसे V0 को 0 कर दो, तो K2 becomes equal to K1 when V0 tends to 0। तो देखो लिखा हुआ है as K2 tends to K1 when V0 tends to 0। जैसे जैसे आपका K2 नजदीक जाएगा, तो वैसे वैसे जो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है वो कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा, लेकिन कम होगा, 0 नहीं होगा बच्चों। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 0 कब होगा, when V0 becomes equal to 0। जैसे V0 की वैल्यू 0 होगी, then K1 becomes equal to K2 and K1 minus K2 is equal to 0, then R would be equal to 0। तो उस केस में आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट वुड बी रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, रिफ्लेक्शन ही लिख दो कि रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, देन रिफ्लेक्शन विल बी 0 ओनली व्हेन V0 इज इक्वल टू 0। यानी क्वांटम मैकेनिकली 0 तब होगा जब वहां कोई आपका बैरियर है ही नहीं, तब केस में 0 हो सकता है। अगर कोई बैरियर है, देखो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ V0 है, देन K2 इज ऑलवेज लेस देन K1। ये देखो ना, K2 छोटा जरूर रहेगा क्योंकि माइनस है ना ये, सो K2 इज ऑलवेज लेस देन, सो स्टिल वी आर गेटिंग सम नॉन जीरो वैल्यू ऑफ R। यानी अब R की जो वैल्यू है ना, देखो सम रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इवन व्हेन E इज ग्रेटर देन V0। और ये आपका क्लासिकल व्यू तो नहीं है बच्चों, सो इट इज अ प्योर क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। ये देखो लिखा हुआ है प्योर, दिस इज अ क्वांटम मैकेनिकल व्यू। तो अभी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से हमारा ये व्यू आया है, और क्यों आया, बिकॉज हियर वी आर कंसीडरिंग द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो यानी ये वेव नेचर का कॉन्सिक्वेंसेस है बच्चों, कि आपका स्टिल यू आर हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन द हाइट ऑफ बैरियर, बट वी आर गेटिंग द रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट किए थे, कि ताकि क्वांटम मैकेनिकल व्यू क्या आएगा, और क्लासिकल व्यू तो हमें पता ही है पहले से। क्या इसमें कोई डाउट है बच्चों? देखो बहुत ही सिंपल था, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, तो आपको छोटा कर करके ना बड़ा क्लियर करना है। आपको जे ट्रांसमिशन जे इंसिडेंट पूरे निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट यूज कर लो बच्चों। देखो इतना तो याद हो ही जाएगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे, H क्रॉस K बाई M A स्क्वायर।
ये आपको याद रखना है बच्चों। अगर माइनस भी आ जाता है किसी में तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में ना हम यहाँ पे क्या लेते हैं, देखो मॉड ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द जे ट्रांसमिशन, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द जे इंसिडेंट। क्या ये क्लियर है बच्चों? मुझे लगता है कि क्या आपको एक क्लियर होगा कि पोटेंशियल स्टेप के केस में क्लासिकल व्यू क्या था और क्वांटम मैकेनिकल व्यू क्या आया, लेकिन किस केस के लिए? व्हेन E इज ग्रेटर देन V0। अब हम नेक्स्ट करते हैं व्हेन E इज लेस देन V0, उस केस में क्या होगा बच्चों? हाँ देखो बच्चों, हमने अभी जो पोटेंशियल स्टेप के केस में जो अभी हमने किया था, पोटेंशियल स्टेप का कौन सा केस हमने अभी किया था? व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन V0 देन व्हाट हैपन्स। तो आपको पता है कि क्लासिकल व्यू क्या था और क्वांटम मैकेनिकल व्यू क्या आया। अब आपको क्लियर है? अब हम एक और केस करेंगे व्हेन द एनर्जी इज लेस देन V0। देखो ये केस इसके लिए था। अब हम क्या करेंगे? व्हेन एनर्जी, तो देखो व्हेन एनर्जी इज लेस देन V0, सपोज इट इज योर पोटेंशियल स्टेप, सो व्हाट इज द क्लासिकल व्यू? आपका क्लासिकल व्यू क्या है? क्लासिकल व्यू ऑफ द प्रॉब्लम, व्हेन एनर्जी E of the particle is less than the energy of द स्टेप, देन व्हाट हैपन्स। मुझे एक बात बताओ, अगर बॉल आपके पास है या हम एक पार्टिकल हैं जिसके अंदर एनर्जी, देखो मैं सामने जा रहा हूं, दीवार है मेरे सामने बच्चों, दीवार की हाइट तो ज्यादा है लेकिन मैं उसके सामने गया गया गया, तो होगा क्या? अगर मेरे अंदर एनर्जी उस वॉल की हाइट से ज्यादा है तो मैं उसको क्रॉस कर सकता हूं, अदरवाइज क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, आप वापस आ जाएंगे। बस यही होगा ना। सो व्हेन एनर्जी इज लेस देन V0 देन देयर मस्ट बी अ रिफ्लेक्शन ओनली। रिफ्लेक्शन होगा, देयर वुड बी नो ट्रांसमिशन, यानी रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट आएगा और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए। क्लियर है? किस केस के लिए? व्हेन एनर्जी इज लेस देन V0। लेकिन आपको लगता है कि ये होगा? अगर ये होता ना बच्चों तो एक क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर हम आपको पढ़ा भी नहीं रहे होते। तो इसलिए आप ये तो समझो कि चीज कुछ अलग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप ये देखो, ये जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो हम न्यूक्लियस के अंदर समझते हैं ना, जो डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वो सारे डीके ना टनलिंग की वजह से आते हैं। और आपके अब तो टनलिंग के ना ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी, जैसे टनल डायोड है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप ये समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टनल करके निकल जाएगा अंदर, और वही तो मैं देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा। और ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। आप ये देखो, मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे करेंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा ना। ये सिंपल वे है, सिंपल वही है। स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखेंगे, दोनों रीजन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर जे इंसिडेंट, जे रिफ्लेक्टेड, जे ट्रांसमिटेड लगाएंगे तो आर एन टी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे बच्चे। बस हमें वही निकालने, तो यहीं से आएगा। तो देखो इसका क्या कैसा होगा, तो इस केस में देखो हेयर एनर्जी इज लेस देन V0। अब आपका एनर्जी क्या है? एनर्जी इज लेस देन V0। अब आपकी एनर्जी कम है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे हम? पोटेंशियल वुड बी 0 फॉर x इज लेस देन 0, V0 फॉर x इज ग्रेटर देन 0। ये देखो ना, x 0 है बच्चों यहाँ पे स्टेप के अंदर, तो अगर x 0 से कम है तो एक रीजन आ गया, फर्स्ट रीजन नाम रख दिया हमने। अगर वो x से ज्यादा है तो सेकंड रीजन नाम रख दिया हमने, ठीक है। तो इस सेकंड रीजन में पोटेंशियल की हाइट क्या आपका V0 है, यहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या है? 0 है। क्लियर है बच्चों? अब इसके लिए लिखो स्क्रोडिंजर इक्वेशन। आप देखना सिर्फ ये छोटा या बड़ा होने से कितना डिफरेंस आ गया, स्क्रोडिंजर इक्वेशन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। वन डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन आपको पता ही है, d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप लिखो फॉर रीजन 1, फॉर रीजन 1, रीजन 1 के लिए क्या है? साई 1 है भाई वे फंक्शन। सो d2 साई 1 बाई dx स्क्वायर प्लस 2m, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे? 0। तो क्या हो जाएगा? 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। और ये पूरा टर्म को हम क्या रखेंगे? इज इक्वल टू, पूरे को हमने रख दिया k1 स्क्वायर। ये देखो लास्ट में भी हमने ये किया था, k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ये सेम ही है हमारा। तो ये हो गया। तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे बच्चों? सॉल्यूशन भी आपको पता है, साई 1 इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर आयोटा k1x प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा k1x। ये भी आपको पता है कि यही सॉल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है। इसको इक्वेशन का नाम रख दे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाओ फॉर रीजन 2।
फॉर रीजन टू के लिए क्या आएगी बच्चों, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो अब यहां एक चीज यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिखो इसके लिए d2 psi 2 बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी नॉट psi 2 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो हेयर e इज लेस देन वी नॉट। अब अगर e छोटा होगा वी नॉट से बच्चों तो हम बार बार ये जो स्क्वायर नहीं रख रहे थे, बार बार इस टर्म को जो स्क्वायर हम रख रहे थे, तो यहां पे जैसे हमने लास्ट में क्या रखा था, देखो ये रखा था ना k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2me माइनस वी नॉट बाय एच क्रॉस स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तो मुझे बताओ k स्क्वायर, इफ द k स्क्वायर वुड बी नेगेटिव देन द k2 वुड बी द इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी आएगा ना बच्चों, तो अगर इमेजिनरी आएगा तो जो आपके वेव फंक्शन आए थे लास्ट में तो वो अलग आएंगे ना, अब हमें वही देखना है। तो इसलिए एक काम करो, या तो आप देखो दोनों केस है, कुछ बुक्स में ना पता है क्या कर रखा है, दिस k2 इज सिंपली रिप्लेस्ड बाय आयोटा k2। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से ही कैलकुलेशन करेंगे। तो अब ये देखो यहाँ पे आपका, अब हम करेंगे क्या बच्चों, अब हम ना इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। हम इमेजिनरी में नहीं जाते, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, d2 psi 2 बाय dx स्क्वायर माइनस लिख देंगे ना अब हम, माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ई। ये देखो भाई अब तो ठीक है ना, ये अब वी नॉट बड़ा है ना, इससे वी नॉट बड़ा है, तो अब ये पूरी जो टर्म है ये किस में चलेगी आपकी k2 डैश स्क्वायर, क्योंकि डैश क्योंकि k2 हमने पिछली प्रॉब्लम में वो लिया था ना, तो अब इसको k2 डैश ले लेते हैं, तो यहीं पे लिख देते हैं k2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2m वी नॉट माइनस ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी होगी, सपोज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3 4। तो अब इसको हमने रखा तो क्या है आपका d2 psi 2 बाय dx स्क्वायर माइनस k2 डैश स्क्वायर psi 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5। अब देखो यहां पे आ गया बच्चों माइनस, अब तक आपने जितनी भी इक्वेशन की है सब में प्लस था, तो प्लस था तो वहां पे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ऑफ इमेजिनरी फंक्शन, कुछ ऐसा ही आया था ना। लेकिन अब आपका माइनस है तो अब इसके वो सॉल्यूशन नहीं होंगे बच्चों, तो इसके सॉल्यूशन अलग होंगे। तो इसके सॉल्यूशन लिखे हम psi 2 इज इक्वल टू, सेकंड ऑर्डर है तो दो तो होंगे ही आपके, तो c e रेज टू बी पावर, देखो अब e रेज टू बी पावर में क्या आएगा, मैं एक बार ये लिखता हूं, e रेज टू बी पावर k2 डैश x माइनस k2 डैश x। ये देखो प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, देखो सिंपल, यहां आयोटा नहीं आया, अब इमेजिनरी नहीं आया आपका, माइनस k2 डैश x। देखो इसका डबल टाइम डेरिवेटिव करो बच्चों, माइनस k2 फिर दोबारा माइनस k2 माइनस माइनस प्लस, तो k2 डैश स्क्वायर माइनस k2 डैश स्क्वायर, तभी तो कैंसिल होंगे ना, तो आ गया ना सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक और सॉल्यूशन इसका आएगा प्लस d e रेज टू बी पावर k2 डैश स्क्वायर, प्लस भी हो सकता है k2 x। ये देखो भाई प्लस कैसे होगा, दो बार डेरिवेटिव करो, k2 डैश स्क्वायर माइनस k2 डैश स्क्वायर, तो फिर भी तो ये भी सेम सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों। तो अब ये देखो दोनों सॉल्यूशन आए हैं। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, वेव फंक्शन है ये, वेव फंक्शन की लिमिटेशन आपको पता है, उसकी कंडीशन आपको पता है, वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, अगर ये x की वैल्यू ज्यादा बड़ी जाएगी, when x tends to be very large, then what happens, the exponential of large quantity would be very very large। तो यहां पे क्या है, as x tends to infinity, then your wave function psi 2 is also tending towards infinity। क्लियर है बच्चों। तो ये देखो क्या ये पॉसिबल है, योर वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट नॉट इनफाइनाइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस d मस्ट गो टू 0। आपके पास यही सॉल्यूशन है ना, कि आपको एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बनाने के लिए, पॉसिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए, सी डी तो कांस्टेंट है, तो आप d को 0 कर दो, ये लो आपका काम हो गया। देन psi 2 वुड बी इक्वल टू c e रेज टू पावर माइनस k2 डैश x। ये देखो बच्चों क्या ये क्लियर है भाई, ठीक है। अब ये देखो इस केस में आपका क्या होगा, अब
अगर x इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये तो एक माइनस है ना, तो अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो जो ये psi2 है ये आपका डीके करेगा एक्सपोनेंशियल डीके, तो आपका ये एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन हो गया। एक चीज देखो आप, पिछली बार जो psi2 आया था पिछले केस में इज ग्रेटर देन वी नॉट में, तो वहां पे क्या था, वो ऑसिलेटिंग फंक्शन था, लेकिन यहां क्या है, ये डिकेइंग फंक्शन है बच्चों। ये देखो ध्यान से, ये डिफरेंस है। देखो ये देखो आपका psi1 क्या है, ऑसिलेटिंग टर्म, लेकिन psi2 क्या है, डिकेइंग टर्म। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, अब हम आगे वे फंक्शन, अब लगाओ बाउंड्री कंडीशन। इंपॉर्टेंट स्टेप आपको पता है ना, ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है भाई, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 psi1 मस्ट बी इक्वल टू psi2। लगा दो, ये इक्वेशन नंबर 3 है, 5 है, 5 के बाद आपकी इसको हम रख देते हैं 6 इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे करो भाई, देखो इक्वेशन नंबर 3 एंड में 5 है एंड इक्वेशन नंबर 6 लगाओ। एट x इज इक्वल टू 0 a प्लस बी इज इक्वल टू, अब लगाओ x की वैल्यू 0 पुट करो c। ठीक है भाई, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 7। अब एक और लिखो, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 द डेरिवेटिव d psi बाई dx मस्ट बी इक्वल टू d psi2 बाई dx। ठीक है, करो इसका डेरिवेटिव करो भाई, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आयोटा k1 a माइनस आयोटा k1 b, क्योंकि 0 पुट किया तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इज इक्वल टू सी में रखो भाई माइनस k2 डैश। अब 7 8 को सॉल्व करो बच्चे, ए और बी के लिए 7 8 को सॉल्व करो, यही नीचे से सॉल्व कर लो आप, दोनों को सम करो, 7 प्लस 8, इससे क्या आएगा आपका a इज इक्वल टू 2a आया, बाद में ले जाएंगे हम, c बाई 2 1 माइनस k2 डैश बाई आयोटा k1। ठीक है, ये आ गया आपका, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब करो b की वैल्यू निकालो, तो b की वैल्यू कैसे आएगी, 7 माइनस 8 कैसे आया आपका, 7 में से माइनस 8 कर दिया तो ये कैंसिल, तो आपका क्या बचा 2b उस तरफ c कॉमन है, c बाई 2, तो माइनस क्या, तो ये क्या होगा आपका 1 प्लस k2 डैश डिवाइड बाय आयोटा k1, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है बच्चों, ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको फाइनली क्या करना है बताओ, आपको निकालना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। उसके लिए कैसे आएगा, जे इंसिडेंट निकालो, जे इंसिडेंट तो वही रहेगा, देखो भाई दिस इज यूर इंसिडेंट वेव फंक्शन साई इंसिडेंट, दिस इज यूर रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन साई रिफ्लेक्टेड। ठीक है, एंड दिस इज यूर ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन साई ट्रांसमिटेड। तो मुझे एक बात बताओ, जो हमने पिछली बार निकाली थी साई इंसिडेंट के लिए जे इंसिडेंट की याद है ना फॉर्मूला आपको, मैं फिर लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन पिछली बार का कुछ याद हो तो जे इंसिडेंट h क्रॉस k1 बाई एम ए स्क्वायर, यहाँ पे ए ही हमने लिया इस केस में भी। जे ट्रांसमिटेड, अब ये ट्रांसमिटेड मैं हटा देता हूँ बच्चों, ट्रांसमिटेड लगाएगा। जे रिफ्लेक्टेड तो सेम ही आएगा बच्चों। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब हम ये निकाल लेते हैं जे ट्रांसमिटेड, यानी इसके लिए क्या आएगा, अब आपको पता है जे की वैल्यू क्या होती है, जे इज इक्वल टू आयोटा h क्रॉस बाई 2m साई डेल साई, यहाँ पे 1 डायमेंशनल है तो d बाई डी एक्स हो जाएगा, वो साई स्टार माइनस साई स्टार d बाई डी एक्स साई। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करो बच्चों जे रिफ्लेक्टेड के लिए, सॉरी जे ट्रांसमिटेड के लिए, जे ट्रांसमिटेड क्या आएगा, आयोटा h क्रॉस बाई 2m। आप देखो साई क्या आपका c e रेज टू बी पावर माइनस k2 डैश x। ठीक है भाई, यहां डेरिवेटिव करो इसका माइनस k2 डैश, अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो सेम ही है, इसलिए आयोटा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सी
सी का मोड स्क्वायर हो जाएगा बस, क्योंकि सी का सी स्टार हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका ई माइनस के टू डैश एक्स, ठीक है, फिर माइनस, फिर इसका स्टार लो, यहाँ पे सी स्टार आ जाएगा, एक यहाँ से एक सी यहाँ से आ जाएगा, तो सी मोड स्क्वायर, तो फिर इसका स्टार लिया तो सेम, ये सेम बच गया आपको माइनस के टू डैश एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब डी साई बाई डी एक्स, फिर करो तो यहाँ पे क्या है माइनस के टू डैश आया बच्चों, और सेम आपका ई माइनस के टू डैश एक्स। यहाँ से देखो आयोटा एच क्रॉस बाय 2m, सी स्क्वायर तो कॉमन ही है बच्चों, इसमें देखना ई आयोटा के टू डैश, ई आयोटा के टू डैश, ई माइनस 2 के टू डैश कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचा माइनस के टू डैश माइनस माइनस प्लस के टू डैश, और ये हमने कॉमन ही ले लिए दोनों टर्म बाहर। अब एक बात बताइए, तो देखो माइनस प्लस कैंसिल, जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो, सो डे ट्रांसमिटेड वुड बी जीरो। बड़ा इजी काम हो गया इसमें तो हमारे पास। अगर जे ट्रांसमिटेड, अब आप एक बात बताओ, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ रिफ्लेक्टेड ही बच गया ना। तो जे ट्रांसमिटेड अगर जीरो है तो इट मींस द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, देन द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट तो जीरो आ गया बच्चों, मतलब जो क्लासिकली आना चाहिए वही तो आया ना। अब यहाँ निकालो, देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आर, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ जे रिफ्लेक्टेड, क्या आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी, ठीक है। तो जे रिफ्लेक्टेड क्या आपके पास ये है, मोड ऑफ एच क्रॉस k1 बाय m1 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब आपके पास क्या है जे इंसिडेंट तो सेम ही आएगी बच्चों जो पिछली बार आई थी, एच क्रॉस k1 बाय m ए स्क्वायर, तो ये सब कैंसल, आपके पास क्या बचा है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ से बी ए की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, आप देखो बी मोड स्क्वायर में वैल्यू पुट करो, ए मोड स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करो बच्चों, देखो इज इक्वल टू, अब एक बात है, देखो सी बाय टू स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। आपका बचा क्या, बस देखो आयोटा k1, हम अगर यहाँ पे एक चीज़ करें, देखो यहाँ पे ना आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड कर दो, इसी के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, यहीं पे इज इक्वल टू सी बाय टू 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से डिवाइड करो, तो क्या हो गया ये 1 प्लस हो गया ना, 1 प्लस आयोटा के टू डैश बाई k1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू सी बाय टू 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड 1 माइनस आयोटा के टू डैश बाई k1, ताकि अब हमारे पास क्या नीचे से, अब ये देखो अब बी में है तो ऊपर क्या है आपका k1 माइनस आयोटा के टू डैश मोड स्क्वायर डिवाइड बाय, अब यहाँ नीचे क्या आपका ए स्क्वायर में क्या सी स्क्वायर, सी बाय टू तो कैंसिल ही हो चुका है, सो k1 प्लस आयोटा के टू डैश मोड स्क्वायर। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, आपको पता है उसका मोड क्या होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर क्या होता है आपका k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश स्क्वायर डिवाइड बाय k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश स्क्वायर, एंड दैट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 आ चुका है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 आ चुका है, सो आर प्लस टी वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये कंडीशन तो हमारी होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो रिजल्ट हमारे वही आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, सी जीरो थोड़ा है आपका, सी तो नॉन जीरो वैल्यू है, एक आपका सी नॉन जीरो है, एक कॉफिशिएंट है बच्चों, सी जीरो तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, K2 भी आपका नॉन जीरो थोड़ा है, K2 क्या आपका देखो 2 माइनस वी नॉट माइनस ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, तो K2 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपका जो वेव फंक्शन है सो दैट इज डिकेइंग, यानी स्टिल वी आर गेटिंग द वेव फंक्शन इन द सेकंड रीजन। तो यहाँ पे आपका देखो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है, मैं एक बार
ये साफ कर देता हूं बच्चों, ठीक है। हाँ, अब इस केस की डिस्कशन देखो बच्चों, जो हमारा अभी तक आया है कि आपके पास क्या ये पोटेंशियल स्टेप है, ठीक है। पोटेंशियल स्टेप में जो हमने अभी केस किया, व्हेन एनर्जी इज लेस देन वी नॉट, then what should be your, this is the incident wave function, okay, incident wave function psi incident. So we are getting some reflected wave function, also we are getting some transmitted wave function. This is the transmitted wave function psi transmitted, और वो क्या है, c e raised to power minus k2 dash x। और ये एक चीज देखो, ये ऑसिलेटिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चों, ये ऑसिलेटिंग नहीं है, दिस इज डिकेइंग इन दिस रीजन। ये देखो भाई, तो ये आपका स्टिल मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 0, दिस इज द पोटेंशियल हाइट, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ वेव फंक्शन। यानी यहां पे आपका एक वेव फंक्शन जा तो रहा है, लेकिन क्लासिकल रिजल्ट आपके क्या थे, क्लासिकली your wave function must be turned back into the same direction if the energy is less than v naught. This is your v naught and that is the classical picture. ये आपकी क्या है, क्लासिकल पिक्चर है, और ये आपकी क्या है, क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर। ये देखो भाई, इन दोनों में डिफरेंस देखो। ये फिगर आपको बना के आना है बच्चों एग्जाम में, ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि आपको पता है इस चीज का। तो अब आपको देखो यहां पे यही क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है कि पार्टिकल की एनर्जी उस हाइट से कम है, फिर भी वहां पेनिट्रेशन हो रही है बच्चों। इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ द वेव फंक्शन, लीकेज ऑफ द वेव फंक्शन। तो यहां से ये कंसेप्ट आएगा आपका पेनिट्रेशन डेप्थ। पेनिट्रेशन आपका है पेनिट्रेशन डेप्थ। देखो पेनिट्रेशन डेप्थ क्या हुई, इट इज अ पर्टिकुलर डेप्थ एट विच यूर वेव फंक्शन बिकम्स 1 by e टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। देखो 1 by e टाइम्स, एट विच इट बिकम्स 1 by e टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो इसको मैथमेटिकली निकालो बच्चों। सो एट x इज इक्वल टू 0, what is the wave function? The wave function, initial wave function is equal to, this is the initial wave function at x is equal to 0, then that is a c, okay, at x is equal to 0 c, but at the penetration depth, when x becomes equal to, suppose it is the penetration depth xp is the penetration depth, then your wave function becomes equal to psi by e, the initial of the wave function। तो यहां पे लिखो, अब देखो यहां पे वेव फंक्शन क्या आपका, यहां पे साई आपका क्या होगा, सी ई माइनस k2 डैश xp। क्लियर बच्चों, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आपका, c आपका आ चुका है साई यहां पे, तो 1 by e इज इक्वल टू c आपका क्या है, साई e माइनस k2 डैश xp, ठीक है, साई बाई ई। ये देखो ना, साई बाई ई, c की वैल्यू देखो मैंने यहां से रख दी ना, c इज इक्वल टू साई, ठीक है। तो साई ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, e रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस k2 डैश xp, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आया, k2 डैश xp इज इक्वल टू 1 एंड यूर पेनिट्रेशन डेप्थ इज इक्वल टू 1 बाई k2 डैश, ठीक है। तो ये आई आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ, और k2 डैश आपका आ चुका है बच्चों। ये देखो दिस इज यूर k2 डैश। तो यहां से देखो ये क्या है आपका, यूर पेनिट्रेशन डेप्थ xp इज इक्वल टू, अब इसका अंडर रूट लोगे आप, तो h क्रॉस डिवाइड बाई 2m v नॉट माइनस e अंडर रूट। ये आपका आ गया पेनिट्रेशन डेप्थ बच्चों, दिस इज यूर पेनिट्रेशन डेप्थ। क्या ये क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पेनिट्रेशन डेप्थ को मैंने क्या बताया, देखो यहां पे वेव फंक्शन की पेनिट्रेशन है, ठीक है। अगर पेनिट्रेशन होगी तो वेव फंक्शन तो आपका एक्सपोनेंशियल डिके करेगा ना। अब वो देखो आपको पता है एक्सपोनेंशियल कभी जीरो नहीं होता, लेकिन हम उसकी उस वैल्यू को कम मानते हैं जब वो 1 by e टाइम्स हो जाता, 1 by e टाइम्स। तो इट इज दैट पर्टिकुलर, सपोज इट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू व्हेन x बिकम्स इक्वल टू xd, एट दिस वैल्यू योर वेव फंक्शन बिकम्स psi इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय e, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगी, पेनिट्रेशन डेप्थ। तो अब ये देखो इनिशियल वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 यूर वेव फंक्शन, 0 की वैल्यू पुट कर दो, यूर देन वेव फंक्शन वुड बी साई,
ठीक है, वेव फंक्शन वुड बी सी। तो सी अगर ये है तो अब मुझे बताओ पेनिट्रेशन डेप्थ पे क्या होगा। पेनिट्रेशन डेप्थ पे वेव फंक्शन साई है सपोज, सो वेव फंक्शन पे साई बाय ई होगा। साई क्योंकि इनिशियल वैल्यू है आपकी, तो साई बाय ई इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दो ई रेज पावर माइनस k2, एक्स बिकम्स इक्वल टू पेनिट्रेशन डेप्थ एक्स पी। ठीक है बच्चों, सी क्या आपका साई है, साई से साई कैंसिल, 1/e, तो 1/e हो गया आपका 1/e, दोनों पावर्स कंपेयर की तो आपका क्या आ गया ये एक्स पी इज इक्वल टू 1/k2 डैश। k2 डैश को हमने यहां से लिया, k2 डैश का ये अंडर रूट हो गया, तो एच क्रॉस स्क्वायर का अंडर रूट एच हो गया, तो 2mv0/e अंडर रूट, तो ये आपका आ गया पेनिट्रेशन डेप्थ। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। एक मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुक्स में इसी को टनलिंग बोल रखा है बच्चों, टनलिंग, इट इज अ टनलिंग। टनलिंग देखो, टनलिंग अभी नहीं है। टनलिंग पता है कब होगी? टनलिंग जब होगी जब ये आपका बैरियर बन जाएगा। अब ये आपका स्टेप नहीं है, ये आपका बैरियर है। बैरियर ये देखो, इफ यूर लेंथ ऑफ द बैरियर इज लेस देन दिस पेनिट्रेशन डेप्थ, ओनली देन द पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अगेन। ये देखो, जैसे जैसे अगर मान लो आपका बैरियर की जो लेंथ है, देखो हम नेक्स्ट जो करेंगे ना, बैरियर करेंगे। बैरियर अगर बैरियर इतना है बच्चों, पेनिट्रेशन डेप्थ से ज्यादा है, तो वहां तक आपका एम्पलीट्यूड जा ही नहीं पाएगा, यानी पार्टिकल उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन इफ द लेंथ ऑफ द बैरियर इज लेस देन द पेनिट्रेशन डेप्थ, देन व्हाट हैपन्स, देखो यहां पे यहां तक आके नॉन जीरो एम्पलीट्यूड है, अगेन इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, और अगर ऑसिलेटिंग होगा तब वहां प्रोबेबिलिटी आएगी, वेव फंक्शन ऑसिलेटिंग होगा तो तब वहां पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी आएगी। तब हम कहेंगे कि दैट वुड बी द क्रॉसिंग ऑफ द पार्टिकल दो द बैरियर हाइट इज वेरी लार्ज। तब हम उसको बोलेंगे फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग द पार्टिकल थ्रू अ टनल। देखो टनल बनाई ना, टनल बना दी उसने, उसको हम बोलेंगे क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पोटेंशियल बैरियर का जो केस है। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल स्टेप जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। दो केस के लिए हमने किया, यहाँ क्लासिकल व्यू भी हमने किया, क्वांटम मैकेनिकल व्यू भी हमने किया, और बाकी कैलकुलेशन भी हमने की। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, हम बस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिखेंगे। स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिखने के बाद दोनों रीजंस के लिए हम स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उनके ट्राइवल सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, ए और बी के, जो ए और बी सी की टर्म्स में आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर उसके बाद हम जे इंसिडेंट, जे रिफ्लेक्टेड, जे ट्रांसमिटेड निकालेंगे, फिर उसके बाद हम आर एन टी निकालेंगे। सिक्स्थ स्टेप आर एन टी निकालेंगे। आर एन टी निकालने के बाद फिर उनका डिस्कशन करेंगे कि क्वांटम मैकेनिकली आर और टी की वैल्यू क्या आई और क्लासिकली क्या आनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, अब ये हमने किया। सेम स्टेप हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए करेंगे, जो बैरियर की प्रॉब्लम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, वहां 3 रीजंस हो जाएंगे, यहां पे 2 रीजन थे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसके थोड़े से न्यूमेरिकल भी कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। ओके बाय।